नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2022 जो कि फरवरी 2023 में हुआ था, उसके जो सवाल हैं उनका डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। आपको बताएंगे कि उसका सॉल्यूशन क्या होगा। साथ ही साथ हम ये भी बताएंगे, जो मैं बात करता हूँ ना तुक्का तुक्का की, तो इन सवालों में हम तुक्का लगा कैसे सकते हैं। मतलब आप तुक्का मतलब ये नहीं है कि आप जय हनुमान ज्ञान गुण सागर पढ़ के ABCD में कुछ भी लगा दीजिए। आपको थोड़ा सा अपना दिमाग यूज़ करना है, लॉजिक यूज़ करना है और उसके बेस पे उत्तर तक पहुंचना है। कैसे ऑप्शन एलिमिनेट करना है, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। एक चीज़ और कि हाँ, हम लोग एक वीडियो डाले थे कि आप क्या चाहते हैं, तो सबसे ज़्यादा कमेंट PYQ पे ही आया। तो हम लोग ईयर वाइज कर लेंगे 2-3 साल का, उसके बाद फिर सब्जेक्ट वाइज कर लेंगे। सब्जेक्ट वाइज में भी टॉपिक वाइज कोशिश करेंगे कि बुद्धिज़्म से क्या क्या सवाल आए, जैनिज़्म से क्या क्या है, तो उससे आपको मदद मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा इसलिए ऐसा है कि मैं ये वीडियो ना आपको, हाँ एक चीज़ और मैं बता दूं, आप चैनल में जाएंगे, प्रीलिम्स पिछले प्रीलिम्स के पहले की वीडियो देखिएगा। बहुत सारे वीडियो हैं, वो PYQ के भी हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के भी हैं, करेंट अफेयर के भी हैं। हम लोग प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं कुछ कुछ की। वो बस ऐसा है कि वो डिजिटल बोर्ड में नहीं है, टैबलेट में है। तो जो उसी चीज़ को मैं डिजिटल बोर्ड में भी पढ़ा रहा हूँ, जिससे आपको ज़्यादा मज़ा आए। क्या क्या इसमें रहेगा, एक तो सवालों के अंतिम उत्तर मिलेंगे, एक आपको लॉजिकल गेस कैसे कर सकते हैं ये पता चलेगा, कौन से सवाल फिर से आ सकते हैं। मतलब देखिए, आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि क्या सवाल आ सकते हैं, क्या उनका एलिमिनेशन कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, और PYQ क्यों करते हैं, कि कहाँ से सवाल आ रहे हैं, कि कैसे सवाल आ रहे हैं और कितना पढ़ना है, ये आपको पता लगता है। बिना समय गवाए अपन आगे बढ़ते हैं। पहला है, देखिए काल से आया है। चलिए हिंदी वाला देखते हैं। दोनों हैं, आप जो मन है वो देख लीजिए। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल, ये इधर जगह है। मतलब आपको बहुत ज़्यादा उसमें घुसना नहीं है, आपको ये देखना है कि किस काल में कौन सी जगह फेमस थी। जैसे पूरा पाषाण काल है, तो पूरा पाषाण काल में मेन अपन देखते हैं सोन नदी घाटी को। अगर आप मध्य पाषाण काल की बात करो तो उसमें है भीमबेटका। अगर आप नव पाषाण काल की बात करो तो उसमें बुर्जहोम है। और ताम्र पाषाण काल की बात करो तो इसमें आपका बनास घाटी। देखिए कई जगह ऐसी है ना जो सभी काल में, जैसे भीमबेटका हो गई या बाकी चीज़ें हो गई, लेकिन ना आपको ऑप्शन पकड़ना पड़ेगा कि अच्छा, जो आपको जैसे क्लियर है कि नौ पाषाण तो बुर्जहोम ही है। अब आप C देखिए और 2 देखिए किस में है, तो देखिए केवल एक ही ऑप्शन में 2 है। तो ऐसे हमको उत्तर लाना है। मतलब आप पहले ऑप्शन से देख के सीधा उत्तर नहीं ला सकते, आपको सभी पढ़ना पड़ेगा। PSC थोड़ा सा भी, मतलब अब स्टैंडर्ड जो भी बोलिए, लेकिन है तो है। इसको मैं आपको समझाता हूँ तुक्का मारते कैसे हैं। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई मिले अवशेषों के आधार पर क्या सही नहीं है। पहली चीज़ तो ये नहीं ध्यान से पढ़ना है, कभी कभी हम नहीं पढ़ पाते। सीधा सा रूल ये है तुक्का का कि अगर कोई कथन जो एक्सट्रीम है वो गलत होता है। एक्सट्रीम कथन जैसे सभी कौवे काले होते हैं, ये कथन गलत होगा, क्योंकि एक कौवा भी हिमालय में बैठ के फेयर एंड लवली लगा लिया तो काला नहीं है, और एक भी काला नहीं है, तो फिर वो कथन गलत हो गया। और अगर कुछ वाला, या मतलब नॉर्मल कथन कि कुछ कौवे काले होते हैं, कुछ कौवे क्या बोलेंगे, कुछ हंस सफ़ेद होते हैं, तो ये कथन सही होगा, मतलब कुछ वाला, मुख्यतः वाला। और जो एक्सट्रीम होगा ना कि सब ऐसा होता है, वो गलत होगा। तो अब कथन देखिए, सभी तरह के निर्माण कार्य के लिए एक आकार की ईंट का उपयोग किया जाता था। देखिए सभी तरह के निर्माण कार्य और एक ही आकार की ईंट, मतलब ऐसा बिल्कुल पॉसिबल थोड़ी है यार कि हर निर्माण कार्य और एक ही आकार की ईंट। एक व्यक्ति भी दूसरे आकार की ईंट बना दिया होगा ना, तो फिर वो कथन गलत हो जाएगा, तो ये हो जाएगा गलत। मुख्यतः सभी घर एक मंजिला ही बनाए जाते, फिर ही भी लगा दिया। एक घर भी 2 मंजिला मिल गया तो फिर ये कथन गलत नहीं हो जाएगा। तो ये भी एक्सट्रीम है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो एक भी गलत, 2 भी गलत। 3 देखिए, मुख्य सड़कें औसतन 10 मीटर चौड़ी होती थी। ये जो औसतन आ गया ना, यहाँ से ये कथन सही हो जाता है। अगर ये लिखता कि मुख्य सड़कें 10 मीटर चौड़ी ही होती थी, तो एक सड़क भी 11 मीटर हो गई तो ये कथन गलत हो जाता। लेकिन औसतन मतलब 10 मीटर के आसपास, तो ये मॉडरेट कथन है, तो ये सही होगा। तो गलत कौन सा है, 1 और 2, तो उत्तर आपका A हो जाएगा। फिर ये बौद्ध परिषद का सवाल है। ये तो आप कई बार देखे भी होंगे कि कौन सी बौद्ध परिषद और कब हुई। मैं आपको सीधा सीधा इसका वो समझाता हूँ, इसको हम लोग लिखे भी थे। हाँ, ये पूरा ध्यान रख लीजिएगा।
कि पहली बौद्ध परिषद एक देखना है किसके काल में हुई, कहाँ हुई, चेयरमैन कौन था और कब हुई, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि। तो पहली हुई अजातशत्रु के संरक्षण में, राजगृह में हुई, चेयरमैन था महाकश्यप, 483 बीसी में हुई। दूसरी कालाशोक के काल में हुई, वैशाली में हुई, सब्बाकामी इसका अध्यक्ष था, 383 में हुई। तीसरी अशोक के काल में हुई, पाटलिपुत्र में हुई, मोगलीपुत्र था और 250 बीसी में हुई। चौथी कनिष्क के काल में हुई, कुंडलवन में हुई, वसुमित्र अध्यक्ष था, उपाध्यक्ष इसका अश्वघोष था जिसने क्या बोलते हैं बुद्ध चरित लिखी। तो ये आपको ना अच्छे से याद रहना चाहिए कि किसके काल में, कहाँ और चेयरमैन। तो यहाँ से आप अब पकड़ लोगे, ठीक, सीधा सीधा पकड़ लोगे। पहला जैसे एक आध भी याद है ना, जैसे तीसरा आपको पता चल गया मोगलीपुत्र 30, तो सी का आपको पता है 4, तो उत्तर आ गया। ए का हो जाएगा 2, पहला का महाकश्यप। बी का बताओ, बी का उत्तर हो जाएगा आपका सबाकामी और चौथे का हो जाएगा वसुमित्र जो कश्मीर में हुई, तो उत्तर डी हो जाएगा। वर्धमान महावीर के संबंध में क्या सही नहीं है, उन्हें 24वां अंतिम तीर्थंकर माना जाता है, सही बात है। उनकी माता लिच्छवी के राजा चेतक की बहन थी, ये भी सही बात है। उन्होंने अपने जीवन काल में विवाह नहीं किया, ये गलत बात है। महावीर बुद्ध ने भी गौतम बुद्ध ने भी विवाह किया, महावीर जैन ने भी विवाह किया, तो विवाह दोनों ने किया था। और 527 ईसा पूर्व में पटना के नज़दीक पावापुरी में इनका देह त्याग हुआ, ये सही बात है। कुशीनगर में गौतम बुद्ध का देह त्याग हुआ। फिर ये हम लोग पूरे जो 24 तीर्थंकर हैं इनका नाम डाल दिए, तो उतना याद नहीं रखना, पहले के याद रखिएगा ऋषभ देव, और इनकी जो मृत्यु हुई थी उनका चिन्ह है बुल बैल, और अष्टपाद में निर्माण हुआ था उनका, ठीक। उसके बाद सबका सम्मेद शिखर मैक्सिमम का हुआ है। और जो 23वें थे उनका नाम था पार्श्वनाथ, उनका चिन्ह था सांप, और 24वें महावीर उनका चिन्ह था शेर। इनमें से कौन सी वाराह मिहिर की रचना नहीं है? देखिए अमरकोश रचना है अमर सिंह की, बाकी पंच सिद्धांतिका, वृहद संहिता और वृहद जातक वाराह मिहिर की रचना है। इससे आपको क्या पता लगता है कि रचनाएं पढ़ना है, जो भी प्राचीन काल की रचनाएं हैं वो पढ़ना है। मिहिर भोज के संबंध में क्या सही नहीं है, नहीं ध्यान से करना है। नागभट्ट 2 के पुत्र थे, गलत बात है। उनके साम्राज्य की राजधानी कन्नौज थी, ये सही है। अरब यात्री अल-मसूदी ने उन्हें राजा बौरा का नाम दिया, ये सही बात है। सुलेमान ने भी उनको ताकतवर माना था। तो मिहिर भोज के बारे में आपसे पूछा क्या सही नहीं है, तो केवल एक जो है वो सही नहीं है। मतलब इनका क्या है, पहले नागभट्ट 2 थे, फिर रामभद्र आए, फिर मिहिर भोज आए, तो इनके बेटे नहीं थे, रामभद्र के बाद ही आए, ठीक। फिर वास्को डिगामा के संबंध में कौन सा कथन सही है? वास्को डिगामा 1498 में भारत यात्रा के समय कालीकट के शासक जमोरिन था, ये सही बात है। लगभग 1 साल तक रहा, 1 साल तक नहीं रहा था, वो कम था। और वास्को डिगामा ने पुणे 1501 में भारत की यात्रा की, ये भी सही बात है। कैसे कैसे यात्रा किया? पहली यात्रा किया मई 1498 में, अगस्त में चल दिया, इसलिए 1 साल ज़्यादा नहीं है। मतलब वो आए और कितना दिन रहे, 1 साल रह पाएगा कोई यूरोपी? तो मई से अगस्त तक, मतलब जून जुलाई अगस्त 2-3 महीने रहा। दूसरी यात्रा 1501 में किया, तीसरी 1524 में किया, यहीं बीमार पड़ा और कोचीन में मर गया। तो ये वास्को डिगामा के बारे में है। फिर है आपको सही मिलान करना है गवर्नर जनरल का। अल्फांसो दी अल्बुकर्क, नीनो दी कुन्हा, अल्वरेज काब्राल और अल्मेड़ा। यहाँ भी मैं आपको सलाह दूंगा कि यार मतलब समझो क्वेश्चन का पैटर्न कि गवर्नर क्या किए, गवर्नर क्या किए। जैसे कि अल्फांसो दी अल्बुकर्क क्या किया, गोवा पे आधिपत्य किया। नीनो दी कुन्हा क्या किया, गोवा हेडक्वार्टर बदला। काब्राल क्या किया, काब्राल भारत में आया। और अल्मेड़ा क्या किया, अल्मेड़ा की ब्लू वाटर पॉलिसी थी। तो अगर हम एक एक करके देखें इसको अपन, अच्छा हाँ, जो सब्जेक्ट वाइज बनाए उसमें लिखे हम लोग, तो ये आपको नीति सबकी पता रहना चाहिए कि अच्छा ये किया, ये किया, इसकी ब्लू वाटर पॉलिसी थी। और क्रम में ध्यान रखिए। देखिए पुर्तगाली 2 आ गए ना सवाल, मतलब देखो सबसे पहले अब गोवा वाला ये सवाल आप कितना भी पढ़ लो, ये इस टाइप के सवाल नहीं बनेंगे, तो इनके पीछे मत भागिएगा।
ये है गोवा चर्च प्राधिकारियों ने 1595 में जिन पादरियों को अकबर के पास ईसाई धर्म से संबंधित उनकी जिज्ञासाओं को पूरा करने के लिए भेजा, उनके संबंध में क्या सही है। ये गोवा चर्च प्राधिकारियों द्वारा अकबर के दरबार में भेजा गया तीसरा मिशन था, सही बात है। यह मिशन अकबर में लाहौर में मिला, ये भी सही बात है। इसमें एंटोनी मॉन्सरेट शामिल थे, ये गलत बात है। मतलब ये जेरोम जेवियर की अध्यक्षता में गया था, तो उत्तर हो जाएगा 1 और 2। तो इतना ना नहीं है। देखो मॉन्सरेट 1579 में अकबर के पास गया था और 89 में वापस चल दिया। अब ये मिशन है आपका 1595 का, तो इसमें शामिल हो भी नहीं सकता, तो परेशान नहीं होना है। डच कारखाने उनके, मतलब आपको ये जो एरिया है ना, पुर्तगाली, डच, फ्रेंच, ये अच्छे से पढ़ना है, ये आपको समझ में आता होगा। ये भी सवाल ऐसा है कि ये अगर आप पहले से पढ़े हैं तो ठीक है, इसमें बहुत वो मत करिएगा। ये जगह देख लीजिएगा, ये क्या है, डच कारखाने हैं जो भारत में थे। उत्तर आपको बता देता हूँ, 1 का 3 है, मतलब बिमलीपट्टनम 1641, कराईकल 1645, कोचीन 1663, चिंसुड़ा 1653। तो ये डच कारखाने थे। अंबुर के युद्ध के संबंध में क्या सही नहीं है। इस वाले में हिस्ट्री खतरनाक हुआ था। ये लड़ाई 1752 में हुई, ये लड़ाई 1749 में हुई थी, तो ये गलत हो जाएगा। इस युद्ध में मुजफ्फरजंग, चंदा साहिब और फ्रांसीसी सेना ने मिलकर अनवरुद्दीन का मुकाबला किया, सही बात है। इस युद्ध में अनवरुद्दीन की सेना को हार का सामना, अनवरुद्दीन को मार दिया था चंदा साहब, तो हार का सामना तो सही बात है करना पड़ा था। और इसके बाद चंदा साहब कर्नाटक के राजा बने थे। 1749 में हुआ द्वितीय कर्नाटक युद्ध का ये पहला मेजर वार था। मतलब द्वितीय कर्नाटक युद्ध 49 से 54 हुआ, 3 कर्नाटक युद्ध हुए, तो द्वितीय में ये हुआ था अंबुर का युद्ध। ये बस ना थोड़ा सा मैं इसलिए कोशिश कर रहा हूँ कि आपको शुरू में बता दूँ, मतलब कि आपको सवाल दिख जाए कि ऐसा ऐसा आया है। हम लोग ना एनालिसिस अच्छे से कर लेंगे, हिस्ट्री का सेक्शन जब करेंगे तो अच्छे से कर लेंगे। निम्न कौन सा कथन सही नहीं है। किलिच खान को मुबारिज खान के नाम से भी जाना जाता था। किलिच खान निजामुल मुल्क था, उसको इसके नाम से नहीं जाना जाता था। निजामुल मुल्क ने सक्करखेड़ा युद्ध में खान को हराया था, ये भी गलत बात है। और मतलब निजामुल मुल्क ने सक्करखेड़ा युद्ध में उजारिज खान को हराया था, ये सही बात है, 1724 में हराया था। और जुल्फिकार खान ने निजामुल मुल्क को आसफ शाह की उपाधि से नवाजा था। फारूक सियर जो नवाब था ना, उसने नवाजा था, तो ये कथन हो जाएगा। तो कथन 1 और 3 गलत हो जाएगा। 1927 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के बारे में क्या सही है। 1927 में जो अधिवेशन हुआ वो मद्रास में हुआ, अध्यक्षता M.A. अंसारी ने की, ये सही बात है। चीन और जापान में भारतीय सेनाओं को युद्ध लड़ने के लिए भेजने के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया, ये गलत बात है। पूर्ण स्वराज के सिद्धांत को अपनाया गया, ये सही बात है। नेहरू जी के प्रयास से पूर्ण स्वराज अपनाया गया, तो ये क्या सही नहीं है, तो कथन 2 जो है वो सही नहीं है। फिर प्लाज्मा अवस्था के बारे में क्या सही नहीं है। इस अवस्था में कण आयनीकृत अवस्था में होते हैं, ये सही है। LED बल्ब की रोशनी प्लाज्मा अवस्था से संबंधित है, मतलब सेमीकंडक्टर से संबंधित है ये। और सूर्य का प्रकाश भी प्लाज्मा अवस्था का एक उदाहरण है, ये सही बात है। तो उत्तर आपका हो जाएगा 1 और 3। फिर आपको ये संयोजकता वाला जो साइंस आप बोलते हो ना, कहाँ से पढ़ें, तो संयोजकता मतलब आपको उनका नंबर याद रहे, एटॉमिक नंबर, उससे आपको संयोजकता पता चल जाएगी। जैसे सिलिकॉन की क्या है, 4 है, फ्लोरीन की क्या है, 1 है, एल्यूमिनियम की क्या है, 3 है, सल्फर की क्या है, 2 है, तो ये इनकी संयोजकता है। फिर कौन सा कथन सही है। पत्तियों के एपिडर्मस में दिख रहे छोटे छिद्रों को स्टोमेटा कहते हैं, सही बात है। स्टोमेटा में स्थित रक्षी कोशिकाएं वायुमंडल से गैस के आदान प्रदान में सहायक होती हैं, ये भी सही बात है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया स्टोमेटा के द्वारा होती है, ये भी सही बात है। तो उत्तर हो जाएगा D 1, 2 और 3। निम्न कार्बन यौगिकों को उनके गलनांक के घटते क्रम में समझाएं। तो इनको घटते क्रम में कैसे, पहले एसिटिक एसिड, उससे कम क्लोरोफॉर्म, उससे कम इथेनॉल और उससे कम मीथेन। फिर ये वो वाला है, देखिए ये जो रेंज होती है ना, एक होती है ध्वनि अपश्रव्य, वो 20 हर्ट्ज से कम होती है, जैसे ज्वालामुखी है, भूकंप है, इसमें होती है। फिर होती है श्रव्य, मतलब जिसको हम सुन सकते हैं, ये 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। और एक होती है पराश्रव्य जो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। तो यहाँ देखिए मनुष्य में श्रव्यता का परिसर लगभग 20 हर्ट्ज से 10 किलो हर्ट्ज तक है, 10 नहीं 20 किलो हर्ट्ज तक है। फिर 10 किलो हर्ट्ज से अधिक को ध्वनियों को पराश्रव्य, ये भी गलत हो जाएगा, मतलब
10 से नहीं है ना, 20 से है। तो ये ना थोड़ा सा बस 20 की जगह 10 कर दिया है और उससे फिर आपको फंसा रहा है। भूकंप में मुख्य प्रघाती तरंगों से पहले पराश्रव्य ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं, ये भी गलत बात है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, क्या गलत है, तो तीनों गलत है। अगस्त 32 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने दलितों के प्रतिनिधित्व संबंधी योजना की घोषणा की। इसे कम्युनल अवार्ड के नाम से जाना जाता है। इसी के खिलाफ गांधी जी ने आमरण अनशन किया था। यरवदा जेल में उस समय थे वो, पुणे में। तो ये पता रहना चाहिए, मतलब जेल भी इंपॉर्टेंट है गांधी जी की। निम्न कथनों को चुनकर सही विकल्प चुने। अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले यात्रियों को आकाश काला प्रतीत होता है, सही बात है। और ये कथन कारण वाला रहे ना तो बीच में क्योंकि लगा लेना। अधिक ऊंचाई में उड़ने वाले यात्रियों को आकाश काला प्रतीत होता है क्योंकि अधिक ऊंचाई पर प्रकीर्णन सुस्पष्ट नहीं होता, ये भी सही है। मतलब दोनों सही है और सही कारण है, तो उत्तर ए हो जाएगा। फिर है चार्टर एक्ट 13 के संदर्भ में क्या सही नहीं है। इस एक्ट ने ईसाई मिशनरियों को भारत आकर प्रबुद्ध करने की अनुमति दी, सही बात है। इसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में ब्रिटेन के राजा की प्रभुता को स्थापित किया, ये भी सही बात है। इस एक्ट ने चाय का व्यापार सहित ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया। देखो एकाधिकार खत्म हो गया था, केवल चाय और चीन पे एकाधिकार था। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी बोली कि बाकी सब में हम नहीं करेंगे, चाय और चीन चाचा दो दे दो। 33 में पूरा खत्म हो गया, तो ये कथन गलत हो जाएगा। हम लोग का वीडियो भी है कि कौन कौन से एक्ट है, वो आप देख सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया। संविधान सभा के संदर्भ में क्या सही है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 46 को ही, सही बात है। इसके प्रथम स्थायी अध्यक्ष, देखो यही फंसा दिया। इसके प्रथम अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे, स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार किया, ये सही बात है। तो उत्तर सही क्या हो जाएगा, 1 और 3। सन 89 में मतदान करने के अधिकार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष के संविधान संशोधन के तहत की गई, तो 61 में। मतलब हमको संविधान संशोधन जो इम्पोर्टेंट है वो पता रहना चाहिए। फिर आपको मिलान करना है, ये अनुच्छेद है सीधे सीधे, ये तो आपको याद ही होंगे कि सांस्कृतिक और शिक्षा क्या है 29-30, संवैधानिक उपचारों का है 32, शोषण के विरुद्ध है 23-24, समानता का है 14 से 18। तो मूल अधिकार ना बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिटी में, आपको वो अच्छे से करना। मूल अधिकार और संसद और संविधान संशोधन, निम्न में से क्या सही है। संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के द्वारा संविधान में त्रिस्तरीय सरकार किया गया, सही बात है। यह व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई, गलत बात है। 74वां संविधान संशोधन पंचायतों के लिए, 73वां है ग्राम पंचायतों के लिए, 74वां है नगरीय निकाय के लिए। तो 25 का आपका उत्तर हो जाएगा केवल 1। ये मैं थोड़ा सा दे दिया हूँ कि कहाँ कहाँ से हम लिए हैं। जैसे अगर आप रूस से बोलेंगे तो हम ड्यूटीज़ लिए हैं, जस्टिस की बात की है। जर्मनी से क्या किए, आपातकाल लिए हैं। फ्रांस से क्या किए, लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी। ऑस्ट्रेलिया से क्या किए, समवर्ती सूची और दोनों हाउस का जो संयुक्त अधिवेशन होता है वो। जापान से हम लिए हैं सुप्रीम कोर्ट का फंक्शन। आयरलैंड से लिए हैं डीपीएसपी और राज्यसभा में जो नॉमिनेशन होता है वो। ब्रिटेन से लिए हैं रोल ऑफ लॉ, पार्लियामेंट, सिंगल सिटीजनशिप। साउथ अफ्रीका से लिए संविधान में संशोधन। यूएसए से लिए हैं जुडिशियल रिव्यू, मतलब न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायपालिका जो इंडिपेंडेंट होगी वो इम्पीचमेंट। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वहाँ से फेडरल स्ट्रक्चर लिए, गवर्नमेंट का ऑफिस लिए। तो ये सब चीज़ें आपको पता रहना चाहिए। एक काम करते हैं अपन 25-25 करते हैं क्योंकि आप लोग परेशान हो जाओगे। ये 25 पहले सवाल थे, अगले 25 अगले वीडियो में करेंगे। आप अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। मैं मतलब ये ना बस दिखा रहा हूँ सवाल, आगे हम लोग वो पूरा, आप चाहें तो जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। उसमें बस ये है कि टैबलेट में, मतलब आपको तो पढ़ने से मतलब है, चेहरा थोड़ी देखना है। तो पूरा वीडियो है उसमें। और हम लोग ना किसी भी सवाल में कैसे जाना है आपको, मतलब सवाल कोई आया ना तो आगे क्या आ सकता है। मान लीजिए इब्न बतूता आया, तब इब्न बतूता कहाँ से आया था, क्या क्या किया, किस किस देशों से आया, इसके अलावा और कौन से यात्री थे, जो सवाल आ सकते हैं सभी की हम लोग चर्चा किए। तो आगे भी वीडियो हम लोग लाते रहेंगे। और जो भी आपकी सलाह है वो बताइएगा। इतना प्यार देने के लिए सभी का दिल से धन्यवाद। अच्छे से पढ़िए और कोई भी दिक्कत हो तो बताइए। धन्यवाद।